हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी स्टडी 26। और आज हम अपनी वीडियो का अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग इश्यूज इन वर्ल्ड हिस्ट्री सेकंड कर रहे हैं और हम उसका एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम उसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। और जो ये क्वेश्चन मैं आपको लोगों को करवा रही हूँ, हालांकि ये हर साल पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के कभी ऊपर नीचे कर देते हैं क्वेश्चंस को या फिर किसी और फॉर्मेट में पूछ लेते हैं। बट मैं आपको बेसिकली अभी 2020 का क्वेश्चन बता रही हूँ, जो पिछले साल हुए थे, मतलब कि 2020 में हुए थे, जो उस क्वेश्चन पेपर का आपको मैं सोल्यूशन दे रही हूँ, क्वेश्चन विद आंसर। ठीक है बच्चा, तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में शीत युद्ध के परिणामों पर चर्चा करें। सिंपल है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो एशिया है, पूरा का पूरा एशिया, उसके अंदर शीत युद्ध के क्या परिणाम थे। अब देखिए यहाँ पे परिणाम लिखा हो, परिणत लिखा हो, प्रभाव लिखा हो, ठीक है, उन सब का मतलब एक ही होता है। देखिए बढ़ते हैं, प्रस्तावना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है लिखनी। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका दो सर्वाधिक प्रबल राष्ट्रों के रूप में उभरकर सामने आए। ठीक है, इस समय ब्रिटिश तथा फ्रांस, यानी कि ब्रिटेन तथा फ्रांस का प्रभाव काफी हद तक कम हो चुका था। कब हुआ था ये? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात हो रही है बच्चा। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के एक वर्ष के अंदर ही मित्र राष्ट्र दो गुटों में विभाजित हो गए। इनमें से एक गुट का नेतृत्व अमेरिका तथा ब्रिटेन कर रहा था। इस नेतृत्व में पूंजीवादी देश शामिल थे। इन देशों में संसदीय प्रजातांत्रिक प्रणाली कायम थी। इस गुट के प्रमुख देश थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, डेनमार्क आदि। जबकि दूसरे गुट में सोवियत प्रभाव तथा सैनिक बल के माध्यम से साम्यवादी शासन प्रणाली के अधीन लाए गए देश थे, जिसमें थे यूगोस्लोवाकिया, अल्बेनिया, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया तथा बाल्टिक क्षेत्र। देखिए, इसका नेतृत्व सोवियत रूस ने किया। किसने किया? यानी कि सोवियत संघ ने, यूएसएसआर ने। देखिए, गुटीय विभाजन ने शीघ्र ही वैचारिक रूप ग्रहण कर लिया। एक तरफ जहां सोवियत रूस के नेतृत्व में साम्राज्यवादी विचारधारा थी, वहीं दूसरी तरफ पूंजीवादी विचारधारा, ठीक है, यानी कि एक तरफ साम्यवादी थी और दूसरी तरफ पूंजीवादी। अमेरिका के नेतृत्व में वैचारिक स्तर पर शीघ्र ही दोनों गुटों में एक अघोषित युद्ध छिड़ गया। अघोषित का मतलब होता है जिसको घोषित नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता, और अंदर ही अंदर वो होता है। दोनों गुट विदेश नीति के द्वारा, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के द्वारा तथा समाचार पत्रों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे। इस अघोषित युद्ध को ही शीत युद्ध में या फिर शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चा, देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा तथा इसके कारण कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं जिन्होंने एशिया पर प्रभाव डाला। देखिए कौन कौन सी हैं। विश्व का दो गुटों में विभाजन। शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति का स्वरूप दो तरफा हो गया तथा एक तरफ सोवियत संघ तथा दूसरी ओर अमेरिका, ये अलग अलग गुट की अगुवाई करने वाले थे तथा विश्व की समस्याओं को अब गुटों के आधार पर आका जाने लगा था। यानी कि वर्ल्ड के अंदर जो भी समस्याएं घट रही हैं, उनको दो जो थे वो ग्रुप्स बन चुके थे और उन्हीं के ग्रुप्स के अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो देखा जा रहा था। ठीक है बच्चा, बहुत सिंपल है ये। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी यूरोप का एकीकरण तथा अमेरिकी रणनीति। देखिए, सोवियत रूस एवं उसके समर्थक साम्यवादी राष्ट्रों के विरुद्ध अमेरिकी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था पश्चिमी यूरोप का एकीकरण। यानी कि जो अमेरिकी रणनीति थी, उसकी चाल थी, उसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था पश्चिमी यूरोप का एकीकरण। यानी कि जो वेस्ट यूरोप था उसका एकीकरण होने लगा था, वो एक साथ आने लगे थे।
टीम वर्क जो होता है उसकी बातें अलग होती है। देखिए नेक्स्ट है आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार। देखिए शीत युद्ध ने राष्ट्रों को भयभीत किया था, आतंक और अविश्वास का दायरा बढ़ाया। अमेरिका और सोवियत संघ के मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय तनाव, प्रतिस्पर्धा जैसी स्थिति आ गई थी। सभी को इस बात का डर था कि छोटी सी गलती तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। शीत युद्ध ने युद्ध के वातावरण को बनाए रखा, यानी कि ऐसा लगता था शीत युद्ध का जो परिभाषा वो होती ऐसी है कि वातावरण में इतनी द्वेष, कलह, घृणा हो और हथियारों की जगह पर विचारधाराओं की लड़ाई हो और ऐसा लगे कि अगले ही पल युद्ध हो जाएगा, तो उसे शीत युद्ध कहा जाता है। ठीक है बच्चा, इसको तो मतलब माइंड में चिपका लीजिए डेफिनेशन शीत युद्ध की, ये मैंने भी 12th क्लास में याद की थी। ठीक है बच्चा, देखिए आणविक युद्ध की संभावना का डर। आणविक का मतलब होता है परमाणु। देखिए 1945 यानी कि 1947 में आणविक बम, परमाणु बम दोनों एक ही होते हैं, आणविक बम और परमाणु एक ही बात है। मैंने स्लैश करके इसलिए डाला ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन में आणविक बम के बारे में पूछ ले तो आप बोलोगे आणविक क्या होता है भैया, नहीं, परमाणु आणविक एक ही होता है। देखिए 1945 में आणविक बम का प्रयोग किया गया था। शीत युद्ध के दौरान ऐसा लगा कि अगला भयंकर युद्ध आणविक होगा, यानी कि परमाणु बम से ही लड़ाई होगी आगे। क्यूबा संकट के समय इसकी संभावना बढ़ गई थी। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा क्यूबा मिसाइल संकट, उसी चीज़ की बात हो रही है यहाँ। इसका भय सताने लगा था। इस संभावना ने विश्व में आणविक शस्त्रों की होड़ को बढ़ावा दिया। ठीक है बच्चा, देखिए नेक्स्ट है हमारा सैनिक संधियों एवं सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य। देखिए शीत युद्ध ने विश्व में सैनिक संधियों एवं सैनिक गठबंधनों को जन्म दिया। नाटो, सीटो, सेंटो तथा वार्सा पैक्ट जैसे सैनिक गठबंधनों की शुरुआत शीत युद्ध का ही परिणाम हुआ था। इसके कारण शीत युद्ध में तेजी आई थी, जिससे निशस्त्रीकरण का या फिर निशस्त्रीकरण के प्रयासों को गहरा धक्का लगा और इससे निरंतर तनाव की स्थिति बनी रही। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है शस्त्र ना बनाए जाए, शस्त्रों का यूज़ ना किया जाए। ठीक है, और शस्त्रीकरण का मतलब होता है शस्त्रों का यूज़ करना या फिर शस्त्र बनाना। ठीक है, वेपन्स का। आगे बढ़ते हैं। शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। देखिए शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला, जो वेपन्स हैं उनको बनाने का बढ़ावा मिला। देखिए इससे शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला और विश्व शांति के लिए भयंकर खतरा उत्पन्न हो गया। दोनों महाशक्तियां अपनी अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाने लगी, जिससे वहां का आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो गया। यानी कि अगर सब लोग वेपन्स के ऊपर पैसे खर्च करेंगे तो उनकी जो बाकी चीज़ें उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाई, क्योंकि वेपन्स के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। देखिए बच्चा, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति की राजनीति। इससे जन कल्याण की योजनाओं को गहरा आघात पहुंचा। आघात मतलब होता है नुकसान, चोट। दोनों महाशक्तियां शक्ति की राजनीति में विश्वास रखने के कारण तीसरी दुनिया के देशों में व्याप्त समस्याओं के प्रति अपेक्षापूर्ण रवैया अपनाती रही। इसने शक्ति संतुलन के स्थान पर आतंक के संतुलन को जन्म दिया। ठीक है बच्चा, बढ़ते आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। देखिए इसने संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में भी कमी कर दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों महाशक्तियों के निर्णयों पर ही निर्भर हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ समस्याओं के समाधान का मंच न होकर अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का अखाड़ा बन गया, जिसमें दोनों महाशक्तियां अपने अपने दांव चल रही थी। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में। देखिए अन्य प्रभाव। विश्व में नव उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। विश्व राजनीति में परोक्ष युद्ध की भरमार हो गई। इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों का विकास हुआ तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रचार तथा कूटनीति के महत्व को समझा जाने लगा।
देखिए निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। बेटा देखिए हर बार बताती हूँ निष्कर्ष आपके आंसर के ऊपर बेस्ड होता है, और अगर आप कुछ मिस कर देते हैं वो आप निष्कर्ष के अंदर लिख सकते हैं, और अगर आपने सारे पॉइंट्स लिखे हैं तो अच्छी बात है। तो अब देखिए मैंने किस तरीके से लिखा है, इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि निष्कर्ष के अंदर क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं अगर हमने अपना प्रॉपर आंसर लिखा है तो। देखिए इस तरह कहा जा सकता है कि शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा विश्व राजनीति पर व्यापक प्रभाव डाले। इसने समस्त विश्व को दो गुटों में विभाजन करके विश्व में संघर्ष की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। इसने शक्ति संतुलन के स्थान पर आतंक का संतुलन कायम किया, लेकिन नकारात्मक प्रभावों के साथ साथ इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े। देखिए शीत युद्ध ने न केवल एशिया बल्कि संपूर्ण विश्व पर प्रभाव डाला। जैसा कि हमने ऊपर देखा, इससे राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों व बहुत बड़े बड़े क्षेत्र व आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्रों पर भी प्रभाव डाला। बहुत अच्छा आंसर था हमारा। हमने आंसर किया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में शीत युद्ध के परिणामों पर चर्चा। हमने ये जो है इसका आंसर करा है, और बहुत ही इजी लैंग्वेज थी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता, कुछ भी डाउट लगता है, कोई वर्ड समझ में नहीं आता है, कोई सेंटेंस, कोई पैरा क्वेश्चन समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं अपने डाउट्स को। ठीक है बच्चा, डोंट वरी, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपका पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस बटन जरूर कर दीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि आगे क्या हो रहा है। राइट, अब तो आपको पढ़ना ही है ये सब्जेक्ट इश्यूज एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, वीडियो आती रहेगी। तो ठीक है बच्चा, कोई भी डाउट हो मैं हूँ यहाँ पर, आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।